राठी जी, मंच पर विराजोड़ा आदरणीय राव साहब, मोती सिंह जी, संरक्षक देवराज हितकारिणी सभा, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिलेरा परिवार का मुखिया आदरणीय मनोहर पालीवाल साहब, मंच पर विराजोड़ा हितकारिणी समिति रा सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, देवतुल्य सभा में विराजोड़ा पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, जनप्रतिनिधि, सारा पत्रकार मित्र, युवा साथियों और आज इस शानदार जानदार कार्यक्रम ने आयोजित करने वाला सारा चाबा गाँव प्रतिनिधियों ने, मैं इन शानदार कार्यक्रम ने आयोजित करने वास्ते और मैंने आप सब लोग मौका दियो, मैंने आप सब लोगों के बीच में आने मौका दियो और चुनाव के बाद आज पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में और आप सब लोगों का दर्शन करने, धन्यवाद करने मौका दियो। मैं हृदय पूर्वक चाबा वाला सवार इन वास्ते धन्यवाद करूं। मोटी मोटी बात सारी आदरणीय मोती सिंह साहब राखी, आदरणीय सुनीता बाई साहब महिला शक्ति का जागरण समाज ने आगे की रास्ता पर ले जाना है, इन्हें बात करी। भाई उमेश सिंह जी शिक्षा उन्हें समाज का विकास हंसता हंसता जा और अंदाज है उन हिसाबों पर समाज का विकास के वास्ते जो मूल आवश्यकता उन्हें चर्चा भी करी। भाई बाबू सिंह जी भी जो आपरे कृतित्व आपरा कर्म जो नजीर पेश करी है उन्होंने विस्तार उल्लेख करता था। इन शेरगढ़ परगने ने भविष्य में विकसित करने समाज जिनके वास्ते गौरवान्वित हो सके, इनकी पूरी रूपरेखा आप सबने सामने रखी। आपरो इतिहास बहुत गौरवशाली है और निश्चित रूप में इतिहास माथे गर्व आपने होना चाहिए, लेकिन केवल जो समाज इतिहास माथे गर्व करे उन्हें प्रेरणा लेनी समाप्त कर देवे, उन इतिहास में क्षरण प्रारंभ हो जाए। अपने समाज के साथ जो आज परिस्थिति और स्थिति बनी है उन्होंने एकमात्र कारण है कि आप इतिहास पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन इतिहास पुरुषों ने चरित्र प्रेरणा लेना आप बंद कर दिया। आज आप इतिहास उठा देखो, आप दुर्गादास जी की बात करा, आप महाराणा प्रताप की बात करा, आप वीर शिरोमणि राव देवराज जी की बात करा, हमारे कृतित्व की चर्चा करा, लेकिन उन कालखंड में जब इतनी अब की परिस्थिति उन तुलना में अगर आज आप बात करा, आज वह परिस्थिति समाज में और देश में दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने बाद में वह परिस्थिति उतनी अब की नहीं है, लेकिन क्योंकि आप हमारे सिर्फ हमारे माथे गर्व कर रहे हैं, वे कीर्तन परिश्रम करो किन अब की परिस्थिति में भी आपरा चरित्र आपरा व्यक्तित्व आपरा पुरुषार्थ आप आज 500-700-1000 साल बाद में भी मारो स्मरण कर अपने आप ने गौरवान्वित महसूस करा। इन तरह काल सापेक्ष काम करियो, आप आज की परिस्थिति में उन तरह पर संघर्ष नहीं होता था काम में आप कहे अपने समाज का लोग उन तरह काम कर रहे हैं, इन माते विचार करने की आवश्यकता। बाबू सिंह जी बात करी, आदरणीय उमेश सिंह जी भी चर्चा करी, छात्र धर्म की बात करी। भगवान गीता में क्या शौर्यम तेजो धृते दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावस्य क्षत्रिय कर्म स्वभाव। जो भगवान क्षत्रिय का मूल कर्म बताया, वह कर्म जो मूल धर्म है, क्षत्रिय का मूल जो स्वभाव है, संस्कार है, वहां साथ आप समाज में कितना जोड़ रहे। मैं जितना भी सामाजिक कार्यक्रम में जाऊं सब जगह चर्चा इन बात नहीं है कि समाज में किस तरह शक्तिशाली बनाना, ताकतवर बनाना। अपन नौकरियों में अपना टाबर ज्यादा किन तरह ला सका, इन बारे में भी विचार। राजनीतिक क्षेत्र में किन तरह आप महत्वपूर्ण हो सका, इन बारे में भी चर्चा में विचार। लेकिन हमारा समाज रा आने वाली पीढ़ी हमारा क्षत्रियोचित संस्कार के साथ कितनी जुड़ी है, इन बारे में न कोई चर्चा और न कोई समीक्षा। केवल शक्ति और सामर्थ्य हासिल कर कोई समाज जो है वो संस्कारवान बने रह सके, इन्हें कोई तरह की गारंटी नहीं। आप टाबरा ने पढ़ा, आप टाबरा ने लिखा, आप टाबरा ने पढ़ा कामयाब करा, लेकिन कामयाबी उनको जीवन में इस समाज गौरव कर सके ऐसा कामयाब बनाने का रास्ता तय नहीं करते। हम उनको कामयाब करें, लेकिन साथ साथ में उनको क्षत्रियोचित संस्कारों के साथ में, एक क्षत्रिय होने के नाते उनका जो धर्म है उसके साथ में वो अपने इतिहास पुरुषों से प्रेरणा लेकर के उस तरह का चरित्र अपना निर्माण कर सके। इस तरह का विचार भी इस सच है, ऐसे सब मंचों पर से करने की आवश्यकता है। अब आज चर्चा हुई, आप सम्मानित करता कि एक आदमी वीरो उठाए। आज भी आप उत्तम सिंह जी जौकी साहब रो नाम लेवा,
और आज आप गौरवान्वित महसूस करा कि हमारे कारण जो परंपरा अपने परगने में प्रारंभ हुई। आज मैं भारत सरकार में हूं और भारत सरकार का पूरी दुनिया का बहुत सारा देशा साथ इन तरह जो है संबंध बनिया। आज जापान देश भारत को 30,000 लोग ट्रेड लोग ले जाने वास्ते तैयार है। अब तक हिंदुस्तान का टोटल ट्रेनिंग मॉड्यूल के बाद में भी 200 लोग भी जिन जा सकते। इन तरह की दुनिया का बहुत सारा देश जगह काम कम है, काम ज्यादा है और काम करने वाला हाथ कम पूरी दुनिया में, क्योंकि सब देशों में जो है उम्र दराज पॉपुलेशन ज्यादा होगी, युवाओं की संख्या कम है। भारत के अपॉर्चुनिटी है और भारत के साथ साथ दूसरा कुछ देश है जो भारत उनमें कॉम्पिटिटर है, उनमें अपना टाबर अधिकतम की करा सके, इन वास्ते अपने विचार करने की आवश्यकता है। और आप देखा कोई एक टाबर कामयाब हो जावे, विदेश चले जावे, उन लोग घर जो है उन्हें ढाणी अलग दिखने लग जावे गाँव में। तो आप इन तरह इन सुधार वास्ते किन तरह काम करा, इन वास्ते भी इन मंच पर आपने मैं राव साहब ने, मैं आदरणीय मोती सिंह साहब ने अर्ज करूं कि आप सब लोग विराज उन विधा ने आप किन तरह विकसित कर सका। अपने क्षेत्र जो है टाबरा रे रुचि रे अनुरूप और हमारी क्षमता रे अनुरूप किन तरह ट्रेनिंग सेंटर अपने बनाना चाहिए, उन्हें वास्ते अगर आप काम करा तो निश्चित रूप में आने वाला टाइम में इन क्षेत्रों बहुत बड़ो रोजगार जो है सृजन हो सके। आदरणीय मोती सिंह साहब आभार फरमाता कि केरल में आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिपेट्रिएशन अगर कोई एक प्रदेश में है तो वो केरल में है, वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन उनका कारण है कि आज 50, 60, 70 साल पहले केरल में इन तरह की क्षमता उठा लोग अर्जित करी कि जब नर्सिंग की पढ़ाई करा और उठा टाबरा ने इतना कामयाब किया कि वे पूरी दुनिया में आज नर्सिंग लोग काम कर रहे। मिडिल ईस्ट में नर्सिंग की सारी व्यवस्था जो है वो केरल की बच्चियां संभाल रही। पहले आप भी टाबर जब आप नर्सिंग एजुकेशन इतनी कामयाब नहीं हुई, जब आप भी गांव दूर दूर ढाणी में गांव में कोई नर्स बहन जो होता तो वह केरल का होता। तो आप टाबरा ने भविष्य का रोजगार साथ किन तरह जोड़ा, लेकिन साथ साथ मानो संस्कार निर्माण किन तरह करा वो विचार अपने करने की आवश्यकता है। बहुत लंबा चढ़ा भाषण देवनी नहीं तो आवश्यकता है न मैंने लागे कोई गुंजाइश है। अब आप चर्चा करी, राजनीतिक क्षेत्र की भी चर्चा करी, राजनीति का विषय भी चर्चा करी, डिलिमिटेशन की भी चर्चा करी, क्षेत्र जिला परिवर्तन तो हमारे उम्मीद भाई जोर लगा क्यों बड़ी उन टाइम आपने राज होता क्षेत्रावन आप जो तुम गाड़ उठी फलो क्यों भेजे तो कलम तो आपने करने होती, आपने उन टाइम चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आज आपने एक बात अर्ज करूं, एक बार जो दुर्जन सिंह साहब बात करी इन बात विचार करना चाहिए। क्षेत्रावन है, अगर आप लोगों की मर्जी है कि जोधपुर में आना है उन वास्ते प्रयास करना हमारा धर्म है, लेकिन क्षेत्रावन है सीमावर्ती जिला फलोदी होने के नाते उसको जो लाभ वहां पे होगा और आने वाले अगले 50 साल तक होगा, उससे मरूम कहीं हमारा क्षेत्रावा और क्षेत्रावा का क्षेत्र न रह जाए, इसकी चिंता और विचार भी हमको करने की आवश्यकता। हमने डिलिमिटेशन की बात की कि 12 गांव क्षेत्रावा से निकल करके 12 गांव देवराजों के निकल करके और उसके अलावा भी अपने डॉक्टर साहब भवानी सिंह जी बिराजे अपने परगने गांव निकल जो है वे लोहावट में चले, अपन कहीं नुकसान हुई। लोहावट विधानसभा बनगी रोड में पिछला 4 बार चुनाव 3 बार अपन आदमी एमएलए बने, उनमें अपन समाज को कोई नुकसान हुई। अपने बड़ी विचार काम करना पड़े कि आने वाला टाइम का डिलिमिटेशन में भी किन तरह ज्यादा और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर आप जो है सिग्निफिकेंट पोजीशन में आ जाओ, वहां प्रभावित कर सका, इन विचार कर आपने आगे का जो है हो सके कि आने वाला टाइम में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्मेशन में बाद में शायद वो मेरे लिए अनुकूल हो ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन लंबे समय तक सरकार समाज के लिए अनुकूल हो, इसकी चिंता करते हुए कि आने वाले 25 साल तक जब डिलिमिटेशन तीसरी बार होगा तब तक यह समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, इस विचार को करते हुए हमको बात करना चाहिए। और मैं आदरणीय बाबू सिंह जी, उमेश सिंह जी सबसे कहूंगा कि धरातल पर इस प्रक्रिया को पूरा ठीक से, और बाबू सिंह जी जिस तरह से बात की कि हम नई पंचायतों का गठन करें, नई पंचायत समितियों का गठन करें और नए जो है आरआई सर्कल और तहसील को उस तरह से डिजाइन करें, क्योंकि आने वाले समय में भी डिलिमिटेशन जब होगा, पोस्ट जनगणना के बाद में जब डिलिमिटेशन होगा तो निश्चित ही उसका आधार और उसका केंद्र बिंदु आरआई सर्कल रहने वाला। जब आरआई सर्कल केंद्र बिंदु रहेगा, उसकी यूनिट रहेगी, तो हमको उसके हिसाब से ही जो है आने वाले समय में सारी योजना को आज से बना करके अगर हम करेंगे, क्योंकि वो जब नियम के हिसाब से करना शुरू करेंगे, मुझे याद है जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन जब पिछला डिलिमिटेशन कर रहा था, मैंने बड़े बड़े नेताओं को जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन के सामने हाथ जोड़ करके याचना करते हुए देखा है, कुछ नहीं करता, क्योंकि जो नियम बन गया था, जो प्रक्रिया बन गई थी, उस प्रक्रिया में परिवर्तन करने की क्षमता किसी के नहीं। हम बाद में उसके ऊपर विचार करेंगे, चिंता करेंगे, उसमें कुछ हासिल नहीं होगा। आज से अभी जनसंख्या का जो आयोग का गठन होना है, अगले 6 महीने में 7 महीने में जनसंख्या का
की प्रक्रिया पूरी होकर के 2025 में जनसंख्या आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और 2026 में डिलिमिटेशन होगा, उससे पहले हमको अपनी कार्रवाई करके प्रक्रिया को सुनिश्चित अगर कर देंगे तो 2026 में हम विजयी हो सकते हैं। हम अधिकतम उसका जो है अपने अनुकूलता के अनुरूप उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। बहुत लंबी सारी बातें करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। हमने चर्चा की कि किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं की बात आदरणीय उमेश सिंह जी ने रखी, आदरणीय बाबू सिंह जी ने उन योजनाओं का के बारे में हम किस तरह से काम कर सकते हैं इसका उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ईआरसीपी की बात बाबू सिंह जी ने की, जब ईआरसीपी की कल्पना वसुंधरा जी ने की थी, 5 साल तक लगातार उस ईआरसीपी को रोकने के प्रयास हुए, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी 15 दिन में उस ईआरसीपी को लागू कराने का काम मैंने किया। और डब्ल्यूआरसीपी पे जो बीज आज रखा गया, ये अभी राज्य सरकार को इसके ऊपर पूरे विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की जब हमने चर्चा की थी, जब कल्पना की थी, इसका सूत्र जो है वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में जब नदियों को जोड़ने की कल्पना की गई थी, तब पार्वती, कालीसिंध और चंबल उनका जोड़ने का एक लिंक 31 लिंक में से आइडेंटिफाई हुआ था। उसके ऊपर आदरणीय वसुंधरा जी ने बाद में योजना की कल्पना की, लेकिन उसमें कई तकनीकी खामियां थी, उनको दूर करके 5 साल तक, क्योंकि मुझे आप सबके आशीर्वाद से वो कलम की ताकत मिली थी, आज उसकी राजस्थान के बड़े हित में, अगर राजस्थान नहर बनने के बाद में राजस्थान में कोई सबसे बड़ी परियोजना अगर आई है तो वो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जिससे राजस्थान के 21 जिलों को पीने का पानी मिलेगा, राजस्थान की 3 करोड़ जनसंख्या को पीने के पानी की गारंटी मिलेगी और राजस्थान के लगभग जो है 3 लाख हेक्टेयर जमीन उसके चलते हुए सिंचाई के अधीन आएगी। लेकिन क्योंकि वो परियोजना के लिए पानी वहां पर मध्य प्रदेश के साथ उपलब्ध था, डब्ल्यूआरसीपी परियोजना को लेकर के जो बात आदरणीय बाबू सिंह जी ने रखी है, इन्होंने शुरुआत की है और राज्य सरकार ने इसको लेकर के एक कमेटी बना करके इसके ऊपर एक हम तकनीकी समीक्षा करके किस तरह से पानी लाया जा सकता है और कहां से लाया जा सकता है, इसके बारे में जो चर्चा की है, जो प्रारंभ की है, मैं उसका सम्मान करते हुए कि आने वाले समय में हम किस तरह से अपने यहाँ पानी लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम सब काम करें, इसका भरोसा और आपका विश्वास आपको दिलाता हूँ। मैंने पहले भी एक दिन इसी मंच पर खड़े होकर के कहा था, केंद्रीय विद्यालय की जब बात चली थी तब, कि केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना होता है और राज्य सरकार उसके लिए जब तक विद्यालय का निर्माण भारत सरकार करे तब तक उसके लिए रेंट फ्री बिल्डिंग उसको जो है उपलब्ध कराना होता है। वो सारी व्यवस्था मैं आदरणीय बाबू सिंह जी से कहूंगा, हम दोनों मिलकर के एक बार राज्य सरकार में बात करके कहां हम बिल्डिंग एडिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको अभी से बिल्डिंग खोज करके कहां हम अगले 2, 3, 5 साल जब तक स्कूल का स्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जमीन मुझे पता है कि उसकी पहले से अलॉट कराई हुई जो है, और उस जमीन को के आसपास के क्षेत्र में कहां हम विद्यालय बना सकते हैं, बनाया स्ट्रक्चर चाहिए। टीचर्स जो आएंगे सेंट्रल स्कूल के, उनके रुकने के आवास की व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये अगर राज्य सरकार इसके ऊपर जो है वो भारत सरकार को प्रस्तावित करके भेजेगी, मुझे याद है इस मंच से जब मैंने कहा था, आदरणीय उमेश सिंह जी ने उस समय के कलेक्टर को कहा था और कलेक्टर ने जो प्रस्तावित करके सेंट्रल स्कूल बनाने के लिए जो बिल्डिंग का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, उसमें 3.5 कमरे। अब 3.5 कमरे के बिल्डिंग में तो सेंट्रल स्कूल नहीं बन सकती थी, लेकिन इसलिए उसको हम उसका एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी 3-4 साल के लिए उसके लिए उसको प्रोवाइड करने के लिए अगर हम व्यवस्था कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अपने यहाँ पे सेंट्रल स्कूल खुले, इसका मार्ग सुनिश्चित होगा। इन सारे विषयों पर जिनकी चर्चा अभी हुई है, हमारे यहाँ पर्यटन क्षेत्र विकसित होना चाहिए और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय मोती सिंह साहब का, जो उन्होंने विषय रखा, आदरणीय गोपाल सिंह जी सरपंच साहब का, कि उन्होंने सामने, क्योंकि ये सारा जगह जो है ये ओरण का जगह है। आदरणीय मोती सिंह साहब खुद अभी कह रहे थे कि ओरण में जो है वो सोलर कंपनी आ रही। सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि भारत में किसी भी ओरण की 1 इंच भी जगह में कोई सोलर कंपनी नहीं आ सकती, उसका कोई भी किसी भी तरह का जो है ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं हो सकता, ओरण में नहीं हो सकता, पाइथन में नहीं हो सकता, नाडी में नहीं हो सकता, गौचर में नहीं हो सकता, किसी भी तरह का नहीं हो सकता। ये भ्रांति फैलाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, जहां ओरण रजिस्टर्ड नहीं होगा, सिवाय चेक जमीन पड़ी होगी, उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो रहा होगा, हमने मान्यता के अनुसार उसको ओरण माना होगा, तो हमको प्रयास ये करना चाहिए। मैं आदरणीय बाबू सिंह जी से भी कहूंगा कि हमारे इस पूरे परगने में अगर कहीं भी ऐसी जमीन जिसको हम आज तक पीढ़ी परंपरा से ओरण के रूप में, गौचर के रूप में चिन्हित कर चुके हैं,
हम मानते आए हैं। आदरणीय मोदी सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर के उसको अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। आज 665 साल में 663 साल पहले वीरवर देवराज जी ने उस समय में जो है वीरमदेव जी ने देवराज जी ने उस समय ओरण छोड़े, दूध की दाल डाल करके ओरण छोड़े। लेकिन हमारे संस्कारों की पवित्रता थी कि 663 साल में लगभग 18, 19, 20 पीढ़ियां बीती होंगी या उससे भी ज्यादा पीढ़ियां बीती होंगी, लेकिन उन 25 पीढ़ी में भी कहीं 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं हुआ था। ये जो हमारे संस्कारों की शुद्धता आई है, ये जो संस्कारों में शुद्धता आई है, उसके कारण से आज हमारे ओरण और गौचर पे भी कब्जा हो रहा है। आज अगर 500 साल पहले 600 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कब्जा किया होता तो क्या ये ओरण और गौचर बच सकते थे? ये ओरण और गौचर इसलिए बचे बिना किसी लिखित कानून के, बिना किसी जो है नियम बनाए, कोई एक्ट पास किए हुए। ये ओरण और गौचर इसलिए बच पाए कि हमारे संस्कारों में सिखाया जाता था, बचपन में सिखाया जाता था। मुझे याद आता है मैंने मेरे बचपन में एक बार स्कूल से आते हुए एक दातुन तोड़ लिया था और मेरे दादी सन मुझे पूछा कि तुमने ये दातुन, मेरे साथ जो है उसको पूछा है कहां से तोड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि जो है ओरण में दातुन तोड़ियो माता जी ओरण। और मैंने घरे आयोजन रात मैंने क्यों कि बटे तू ओरण में दातुन गीली लकड़ी तोड़ना पाप होया करे, पाप लगा 5 पेड़ लगा दो। तो ये जो संस्कार सिखाने की परंपरा थी, ये संस्कार सिखाने की परंपरा जब समाप्त हुई तब जाकर के ओरण और गोचर है सुरक्षित हुए। लेकिन कानूनी रूप से अगर इनको सुरक्षित करना है तो अतिक्रमण मुक्त कराने की जो पहल आदरणीय मोदी सिंह जी ने ली है, इस पहल का अभिनंदन करते हुए आदरणीय बाबू सिंह जी से कहूंगा कि उन गांव में सारे ओरण गौचर को चिन्हित करके अगर एक भी ओरण गौचर की जमीन जो ट्रेडिशनली हमने ओरण गौचर माना है और वो अगर आज की तारीख में सिवाय चेक रजिस्टर है तो हमको तुरंत उसको रजिस्टर कराने के लिए सरकारी प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया प्रारंभ करके उसको कराना चाहिए। अपने इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है, बाड़मेर जैसलमेर में ऐसी बहुत सारी भूमि पड़ी है, हम मिलकर के वहां भी इसके ऊपर प्रयास करें। हम सब मिलकर के हमारे सामर्थ्य का उपयोग करते हुए आने वाले समय में ये हमारी धरोहर जो है पीढ़ियों से जो बनी हुई थी उसको बचाने के लिए सब लोग समर्थन करें, सहयोग करें। इस अपेक्षा के साथ में एक बार फिर आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सामल सिंह साहब ने बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया है और इन्होंने भी तय कर लिया कि मैं न जूते पहनूंगा न चप्पल पहनूंगा। मुझे याद है भीम सिंह जी सुवर्ण तय करियो कि मैं दुर्गादास जी की मूर्ति लगाऊं और हर घरों 1 पैसा 1 रुपये इकट्ठा करूं और जितने न चप्पल पहनू ने 1 टाइम रोटी जीमू। 25 साल तक डोकरा एक बिना चप्पल में घूमिया, जब जारवा मूर्ति सब पैसे इकट्ठा और लागी। मैं आदरणीय सावल सिंह जी योगी आदमी है, रोज योग करया करे और अभिनंदन करता था और संकल्प पूरो हुए। इन वास्ते आप भी सब लोग मिलकर प्रयास करा और इन भरोसा और विश्वास दिलाता था मैं भी हमारे सामर्थ्य अनुरूप में जो योगदान कर सकूं वो योगदान निश्चित रूप करूं। आप सब लोगों ने भी निवेदन और विनती करता था एक बार फिर सिद्धकार्णी समारोह और चाबा वालों सब लोग विशेष रूप से धन्यवाद करो। आप सबने खूब आप सब लोग अभिनंदन, मारो मान, मारो सम्मान, मारो अभिमान और मारा करने वास्ते आप लोग जिन तरह मैंने आशीर्वाद दियो, आप सब लोग जिन तरह परिश्रम करियो, आप सब लोग पुरुषार्थ के कारण लो, आप सब लोग स्नेह और आशीर्वाद के कारण लो। मैं एक बार फिर मैंने क्षेत्र की सेवा कर लो, इन देश की सेवा करने को मौका मिले। मैं हृदय पूर्वक आप सब अभिनंदन और धन्यवाद करता था। आप सब श्री चरणों में प्रणाम करो। भारत माता की। बहुत बहुत आभार। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री